नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी, क्योंकि इन्हीं तथ्यों में से जो परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं जो कि बार-बार अब पूछे जाते रहे हैं, पीवाईक्यू के को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इन्हीं तथ्यों में से जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। निरंतरता के साथ अभ्यास करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। अभी हाल ही में होने वाली ईएमआरएस की परीक्षा हो या फिर जो है केवीएस की परीक्षा हो या फिर एनवीएस की परीक्षा हो या डी++ पीजीटी पीजीटी परीक्षाएँ होने वाली है, हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं तथ्यों में से हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है वही देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमारा पूछा गया है, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम देने वाले विद्वान इनमें से गिरियशन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज गिरियशन। जॉर्ज गिरियशन ने बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम यहाँ पर देखें तो बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम देने वाले विद्वान जॉर्ज गिरियशन है। जॉर्ज गिरियसन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं को सम्मिलित रूप स्वरूप जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होता है उसे क्या नाम दिया है? तो उसे जो है इन्होंने बिहारी नाम दिया है, तो याद रखना है। और किसमें पहली बार लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान जो उत्तरी बिहार है, दक्षिणी बिहार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बोली बोलिया जाती थी उन भाषाओं को सम्मिलित किया और वहाँ पर क्षेत्रीय हिंदी के रूप में परिलक्षित करते हुए क्या नाम दिया? बिहारी नाम दिया। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर सभी की सभी जो संस्थाएं हैं ये नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाएं है। तो इनकी जो हमें सही क्रम के अनुसार लगाना है, पहले कौन सी संस्था आई, फिर उसके बाद किस संस्था का विकास हुआ, फिर कौन सी संस्था आई, इस तरह हमें देखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का बी, क्योंकि आपको सभी को पता है 1828 में आई थी ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 67 में, फिर आई थिंक 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और 18 जो है 75 में ही थियोसोफिजिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई। एक बार इस प्रश्न से जुड़े हुए सही जो है इनके प्रकाशन संस्थापना वर्ष देख लेते हैं। वही देखते हैं, एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ संस्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 और किसके द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने की थी भाई, ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 20 अगस्त जो है 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 31 मार्च भी ध्यान रखना आपको। और आत्माराम पांडु रंग ने की थी, आत्माराम पांडु रंग। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो और जो ये प्रार्थना समाज है इसी से प्रेरित थी, ब्रह्म समाज से ही प्रेरित हुई थी। और इसका जो मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था और अन्य काफी सारी जो है इन्होंने कुरीतियों प्रथाओं का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई ये भी पूछ लिया जाता है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी।
आपको ध्यान रखना है। सेकंड भाई, पेंसिल नहीं चल रही। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदू धर्म में सुधार इसका उद्देश्य था, आर्य समाज का। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर किसने की थी? बाला वास्की। बाला वास्की द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णन व्यवस्था का समर्थन, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का खंडन, या फिर गुरु की महत्ता का वर्णन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था संत काव्य परंपरा ने, ना कि समर्थन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य यहाँ पर यही बताया गया है। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु की महत्ता का वर्णन, ये सभी प्रवृत्तियां संत काव्य परंपरा में हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की पंक्ति है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ये कथन कहा गया है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इसके अलावा और अन्य तथ्य जब हम देखें तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। और हिंदी का एडिशन किसको कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख निबंध है, वे भी हम देख लेते हैं, तथ्यों की रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा शौपन, प्रतिभा, आत्म गौरव, रुचि और जो है आशा, ये सभी निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक जो है कथन दिया गया है और पूछा गया है किसका है? ये कथन किसका है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये कहा है छायावाद के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। छायावाद के संबंध में अलग अलग साहित्यकारों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, सभी परिभाषाओं को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और अन्य जो है विद्वानों के अनुसार हम छायावाद की परिभाषाओं को यहाँ पर समझें तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट तथ्य है ये छायावाद की परिभाषा संबंधी, तो ध्यान रखना है। एक कोटेशन तो आपने, एक परिभाषा तो आपने देख ली छायावाद से संबंधित, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा दी गई, कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की जो है सृष्टि होती है। क्या होती है? छायावाद की सृष्टि। तो ध्यान रखना है, ये कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इसके अलावा छायावाद से संबंधित अन्य परिभाषाएं जब हम देखें तो डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा क्या कहा गया है छायावाद के संबंध में? छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसने कहा? छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगर ये बोल दिया जाए छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो दूसरे विद्वान का कथन हो जाएगा जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया। अगर नहीं शब्द आ जाता है यहाँ पर, छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो अगर ये पूछा जाए तो रामविलास शर्मा जी का कथन है ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। ये कोटेशन बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, और इस कोटेशन से काफी बार प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो ध्यान से देखना है, समझना है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला, किसमें? रहस्यवाद के अर्थ में, तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके अलावा एक अन्य यहाँ पर देख लेते हैं भाई, एक अन्य और यहाँ कोटेशन दी गई है, कथन दिया गया है, तो देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये कोटेशन कही गई है रामविलास शर्मा जी द्वारा। इतना भी ध्यान रख सकते हो आप कि छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह रहा है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते थे। तो भारत बंधु पत्रिका के संपादक रहे हैं तोताराम। उसके बाद इस पत्रिका का जो प्रकाशन है कब हुआ प्रारंभ? इस पत्रिका का प्रकाशन 1876 में, और कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? एक साप्ताहिक पत्रिका रही है। उसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा, प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। कई बार पूछा जाता है ब्राह्मण पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है? तो किसके द्वारा निकाली जाती थी? प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा। 1883 में कहाँ से निकाली गई? कानपुर से। और किस प्रकार की थी? ये मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी। उसके बाद विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे, और यह कब प्रकाशित हुई? 1888 में। तो सॉरी भाई, 1828 में। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही विद्रोह, सही आरोही क्रम कौन सा है? थोड़ी तबीयत खराब है भाई, गले से बोला नहीं जा रहा, इसलिए शब्द भी इधर उधर हो रही है, माफी चाहूंगी। कई दिनों में मैं आज क्लास ले रही हूँ, अब जो है रेगुलरिटी के साथ, फ्लो के साथ हम जो है करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम हमें बताना है। सबसे जो है पहले किस कवि का जन्म हुआ, उसके बाद कौन सा कवि आया, फिर किस कवि का जन्म हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बिहारी का जन्म हुआ, फिर भूषण, फिर मतीराम, फिर देव आते हैं। तो देख लेते हैं समय के अनुसार कवियों का समय। बिहारी का जन्म 1595, भूषण का जन्म 1613, मतीराम का 1617 और देव कवि का 1673। आगे बढ़ते हैं, इन कवियों को आरोही कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी हमें जो है आरोही काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, इस प्रकार से भी हमारा आंसर हो जाएगा जीवन काल के अनुसार। जब हम देखें, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 और 87 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जीवन काल आप लोगों ने देख लिया। 1889 से 1937 जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है 1899 से 1961, सुमित्रानंद पंत 1900 से 1977, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पेट पीठ दोनों मिलाकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, क्या व्यक्त की गई है? भिक्षुक की दयनीय स्थिति, पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह, अंतरूढ़ी की प्रतिक्रिया, या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो आंसर हो जाएगा हमारा भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। तो पेट पीठ दोनों मिलाकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। और ये पंक्ति किसकी है, ये भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की
उनकी कविता भिक्षुक से ली गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा नामक रचना के रचनाकार इनमें से जो है धर्मवीर भारती हैं। तो ध्यान रखना है धर्मवीर भारती द्वारा ये रचना जो है काफी प्रसिद्ध हुई है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। अन्य कीर्तियां इनकी कौन कौन सी है देख लेते हैं। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, अंधा युग, ये सभी की सभी जो है धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। उसके अलावा मुक्तिबोध की रचनाएं भी पूछ ली जाती है। तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964, बुरी बुरी खाक धूल 1980। अज्ञे जी की रचनाएं देख लेते हैं भाई। पगनदूत 1933, चिंता 1942, इतलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा है हिरी 1954, सागर मुद्रा 1970। उसके अलावा आंगन के पार द्वार 1961, जिस पर जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था आंगन के पार द्वार पर, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपको ध्यान बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए होमवर्क आपका यही है। आंगन के पार द्वार रचना पर अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये आपको बताना है। तो आज की क्लास इतनी ही, केवल 10 प्रश्नों को ही मैं आज करा पाई हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी वही तबीयत खराब है। कल तक शायद और जो है ठीक हो जाएगी तबीयत, गला ठीक हो जाएगा। गले से बोला नहीं जा रहा है, तो इसलिए आज हमारी यही इतनी ही क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में और अन्य पीवाईक्यू को हम करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।